हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स दिसंबर सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है क्राइम्स इन इंडिया के ऊपर। तो उस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है क्राइम्स इन इंडिया 2022 कि इंडिया के अंदर क्राइम्स का क्या स्टेटस है उसके बारे में एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है, टोटल इंडिया के अंदर कॉग्निसेबल क्राइम्स जो सजा के पात्र हैं टोटल 58 लाख के आसपास कॉग्निसेबल क्राइम्स हुए हैं इंडिया के अंदर 2022 में। उसमें से 35 लाख के आसपास तो इंडियन पेनल कोड क्राइम्स थे, आईपीसी क्राइम्स, और टोटल 22 लाख के आसपास स्पेशल एंड लोकल लॉज क्राइम्स थे। टोटल मिला के 58 लाख क्राइम्स इंडिया के अंदर 2022 के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं और ये रजिस्ट्रेशन 4.5% कम हुआ है 2021 के कंपैरिजन में, राइट। और क्राइम रेट रजिस्टर्ड पर लैक पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 445.9 इन 2021 टू 422.2 इन 2022। देखो कि पर लैक पॉपुलेशन जो क्राइम रेट है, पर लैक पॉपुलेशन जो क्राइम रेट है वो 2021 में 445.9 था जो कम होकर 422.2 हो गया है। मतलब लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट किया है हमने, बराबर ना। ओके। और ये जो रिपोर्ट है उसका 70th एडिशन था, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट का 70th एडिशन था, ध्यान में रखना है। अगर मैं क्राइम इन इंडिया की बात करूं, इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं, तो क्राइम इन इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन विच इज ब्रॉट आउट बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और उसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1953 के अंदर लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन रिपोर्टेड क्राइम्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। जो रिपोर्टेड क्राइम्स है ना उसका कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ये रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इट इज़ बेस्ड ऑन द डेटा विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड सेंट्रल एजेंसीज। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा जो डेटा दिया है ना उस डेटा के ऊपर ये रिपोर्ट बेस्ड है, राइट। अगर हम इस रिपोर्ट के की हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो केरला, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल हैव विटनेस द हाईएस्ट चार्ज शीटिंग रेट्स अंडर द आईपीसी क्राइम्स, बराबर ना। तो आईपीसी क्राइम्स के अंदर हाईएस्ट चार्ज कहाँ पे लिया जाता है? केरला, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल के अंदर। अभी आईपीसी क्राइम्स के अंदर हाईएस्ट चार्ज दिया जाता है, मतलब वहाँ पे आईपीसी क्राइम्स के अंदर में सबसे ज़्यादा क्राइम्स कहाँ पे होते हैं? केरला, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल के अंदर, राइट। In 2022, registration of the cases under the IPC and special law cases have declined by 28% and 7% respectively over 2021। कि आईपीसी और स्पेशल लॉ केस दोनों के अंदर रजिस्ट्रेशन टोटल 28% और 7% से रिस्पेक्टिवली डिक्लाइन हुआ है, राइट। ओके, अगर मैं बात करूं कि आईपीसी के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस कौन से रजिस्टर्ड हुए हैं, तो 44.6% केसेस है ना वो थेफ्ट के, चोरी के रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके बाद 10.5% केसेस रैश ड्राइविंग के और 7% केसेस है डिसओबीडियंस टू द ऑर्डर्स विच इज ड्यूली प्रमलगेटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये टोटल 3 मेजर केसेस हैं आईपीसी के अंडर में। 44% केस थेफ्ट के हैं, ध्यान में रखना है। यहाँ पे कॉग्निजेबल क्राइम्स किसको बोलते हैं कि रिफर्स टू द केसेस विच आर रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन ऑफ द आईपीसी एंड स्पेशल लॉ केसेस। क्राइम्स लाइक द रेप, मर्डर एंड थेफ्ट आर कंसीडर्ड द कॉग्निजेबल इन इंडिया, बराबर ना। तो जो केसेस आईपीसी के अंडर में और एसएलएल के अंडर में रजिस्टर्ड है उसको कॉग्निजेबल केसेस बोलते हैं, बराबर। और जो रेप, मर्डर और जो थेफ्ट के केसेस है वो कॉग्निजेबल केसेस के अंदर आते हैं, बराबर ना। ओके। Okay, according to this report, Kolkata declared the safest city in the India for the third consecutive year. According to the National Crime Record Bureau,
report, Kolkata emerged as the safest city in India for the third consecutive year among the major metropolis. Kolkata has witnessed a drop in the number of cases of the cognizable offences per lakh people from 103.4 to 86.5. कोलकाता के अंदर 1 लाख पॉपुलेशन के सामने कॉग्निजेबल केसेस के कितने केस बनते हैं? 86.5, जो बहुत ही कम है। हमारे कंट्री के अंदर 1 लाख केसेस पॉपुलेशन के सामने 422 लोग कॉग्निजेबल क्राइम करते हैं, उसमें कोलकाता के अंदर मात्र 86.5 है, बराबर ना। तो कोलकाता डिक्लेयर द सेफेस्ट सिटी इन द इंडिया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, राइट। ओके, कोलकाता इज फॉलोड बाय द पुणे सेकंड नंबर पे और हैदराबाद थर्ड नंबर पे है सेफेस्ट सिटी की अगर बात करें तो, बराबर ना। ओके, चलो अगर हम कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो कोलकाता विटनेस अ राइज इन द क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन एज अ नंबर ऑफ केसेस रोज फ्रॉम 1783 केसेस टू 1890 केसेस इन 2022, बराबर ना। हालांकि कोलकाता के अंदर क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन बढ़ा है, बराबर ना, तो थोड़ी ध्यान में रखनी बात है। और द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन द कोलकाता वॉज एट 27.1 विच इज ग्रेटर देन अदर ईस्टर्न मेट्रोपोलिस ऑफ द कोयम्बतूर एंड द चेन्नई। तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, भले कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी इन द इंडिया माना जाता है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, लेकिन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के अंदर कोलकाता थोड़ा सा पीछे है। उसके ही रीजन की अगर हम बात करें, नॉर्थ जो ईस्टर्न पॉलिटिक्स की, जो ईस्टर्न मेट्रोपोलिस के जो एरिया है कोयम्बतूर और चेन्नई के कंपेरिजन में, बराबर ना। ओके, अगर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो टोटल 4,45,256 केसेस ऑफ द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर रजिस्टर्ड इन 2022. इट शोज एन इंक्रीज ऑफ 4% कंपेयर टू 2021. टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स के अंदर डिक्लाइन हुआ है, लेकिन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है 4% का 2021 के कंपेरिजन में। और 3 मेन कोसेस फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन: cruelty by the husband or his relatives which is contributed to the 31.4% of the total cases. अगर मैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करूँ, किडनैपिंग एंड एब्डिकेशन ऑफ द वुमेन 19.2% केसेस के अंदर ये रीज़न है। और असॉल्ट ऑन वुमेन विद द इंटेंट टू आउटरीच हर मोडेस्टी, वो 18.7% केसेस इसके हैं। टोटल जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स है उसमें 31.4% तो क्रूअल्टी बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव, 19.2% किडनैपिंग और 18.7% एसॉल्ट, राइट ना, सेक्सुअल एसॉल्ट की अगर हम बात करें तो। ओके, उसके अलावा सुसाइड केसेस के अंदर भी इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल 1.70 लाख सुसाइड्स वर रिपोर्टेड इन 2022, जिसमें 4.2% का इंक्रीमेंट हुआ है। लास्ट ईयर 1.64 लाख केसेस थे। फैमिली प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सुसाइड केसेस के अंदर 31.7%, 4.8% मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम और 18.4% इलनेस प्रॉब्लम्स, बराबर ना, वो सुसाइड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड्स कहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं? तो महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ओके, उसमें भी जो डेली वेजर्स, फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स टुगेदर contributed to 33% of the total suicides by the men in the unorganized sector. सबसे ज़्यादा सुसाइड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉइज़ है वो कर रहे हैं, और उसके अलावा जो उसमें भी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा डेली वेजर्स, फार्मर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स में 33% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बराबर ना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर काम करना है अकॉर्डिंग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। फैमिली प्रॉब्लम सुसाइड का एक मेन कारण है। और अगर मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूँ तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली डेली वेजर्स, फार्मर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स, बराबर ना। ओके, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हाईलाइटेड द डिस्ट्रेसिंग फैक्ट दैट ओवर 12,000 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड्स इन द ईयर 2022. 2022 के अंदर टोटल 12,000 स्टूडेंट्स ने भी सुसाइड किया है। ये भी एक हाईलाइट बना है इस रिपोर्ट का, बराबर ना। ओके, अगर मैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करूँ तो द रिपोर्ट हाईलाइटेड एन इंक्रीज ऑफ 11.1% in the registration of the cases which is related to the economic offenses compared to the 2021. Economic offenses like fraud and counterfeiting,
with 1,70,901 cases accounted for the maximum number of cases, which is followed by the criminal breach of the trust and counterfeiting. तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केस भी 11% से इंक्रीज हुए हैं 2021 के कंपैरिजन में, और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, फ्रॉड का है। और उसके अलावा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट और उसके अलावा काउंटर फिटिंग, ये 3 मेन कोशिश हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस को इंक्रीज होने का, बराबर ना। ओके, साइबर क्राइम्स की बात करें तो टोटल 65,000 के आसपास साइबर क्राइम्स रजिस्टर्ड हुए 2022 के अंदर, और उसमें तो 24% इंक्रीमेंट मिला है 2021 का कंपैरिजन में, राइट। तो क्राइम्स रेट अंडर द साइबर क्राइम हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 3.9 इन 2021 टू 4.8, बराबर। पर लैख पॉपुलेशन में जो पहले 3.9 साइबर क्राइम होते थे, अभी कितने हो रहे हैं 4.8, 24% इंक्रीमेंट हुआ है साइबर क्राइम के अंदर, राइट ना। ओके, तो जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसा साइबर क्राइम्स बहुत वो भी साइमल्टेनियसली बढ़ता जा रहा है, राइट ना। ओके ओके, और साइबर क्राइम की अगर बात करें तो साइबर क्राइम मेट्रो सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा 42.7% इंक्रीमेंट हुआ है। ओवरऑल 24% इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन मेट्रो सिटी के अंदर 42% इंक्रीमेंट हुआ है साइबर क्राइम का, बराबर ना, राइट। और सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु के अंदर, और उसके अलावा मुंबई सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे हैदराबाद है, ध्यान में रखना है। अगर मैं इस रिपोर्ट के कुछ की पॉइंट्स की बात करूं तो रिपोर्ट शोड एन इंक्रीज ऑफ 8.7% इन द केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन कंपेयर टू 2021। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के अंदर भी 2021 कंपेरिजन में 8.7% इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और मेन फैक्टर है कंट्रीब्यूटेड टू दिस केसेस किडनैपिंग एंड एब्डिकेशन केसेस फाइल अंडर द पॉस्को एक्ट। तो ये 2 मेन केसेस हैं चिल्ड्रन के अंदर, और 8.7% केसेस इंक्रीज हुए हैं। सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट में इंक्रीज हुआ है क्राइम 9.3%, राइट। और क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो हमारे पॉपुलेशन है SC और ST कैटेगरी के, उनके अगेंस्ट में भी क्राइम इंक्रीज हुआ है 13.1% और 14.3% से रिस्पेक्टिवली, बराबर ना। और क्राइम अगेंस्ट फॉरेनर्स वो भी इंक्रीज हुआ है 28% 2021 के कंपैरिजन में, बराबर ना। तो हर जगह पे इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है सिवाय ओवरऑल इंक्रीमेंट के कंपैरिजन में, बराबर ना। ओके, ओवरऑल केसेस डिक्रीज हुए हैं, लेकिन इंडिविजुअल के अंदर हर जगह पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है, राइट। ओके, अगर मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में एक संस्था है जिसके डायरेक्टर है विवेक गोगिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका 1986 के अंदर। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स के अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया 6186 करोड़ 6186 करोड़ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी वाया ग्रीन बॉन्ड्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023। उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो यूनियन मिनिस्टर RK सिंह, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने एक लोकसभा के अंदर एक रिटर्न रिस्पॉन्स के अंदर बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेज किया सोवरेन ग्रीन बॉन्ड ऑफ 16,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, बराबर ना। देखो, टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन बॉन्ड्स कितने रेज किए थे, 16,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड्स रेज किए थे 2022-23 के अंदर, फाइनेंशियल 2023 के अंदर। और उसमें से 6,186 करोड़ वो ऑफर किए गए लो कॉस्ट फंड फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बाय द ग्रीन बॉन्ड। देखो, सबसे पहले तो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, पहले तो बॉन्ड क्या होता है। तो जब गवर्नमेंट को कोई पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बॉन्ड इशू करता है, राइट। हम उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ से एक बॉन्ड इशू किया था, ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये बॉन्ड के माध्यम से जितना भी पैसा रेज होने वाला है वो गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये ग्रीन बॉन्ड टोटल 2022-23 के अंदर 16,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट ने रेज किए थे, और उसी ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा रेज हुआ है उसमें से 6,186 करोड़ रुपया फाइनेंशियल 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, बराबर ना। तो ये डेटा यहाँ पे RK सिंह ने बताया है। ओके, यहाँ पे आपके लिए ग्रीन बॉन्ड जानना जरूरी था। ओके,
अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ, कौन से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात चल रही है, तो थ्रू अ ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स कंट्रीब्यूट टू द मेजोरिटी ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट। देखो, अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो अभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, उसमें मेजोरिटी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। और ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बिडिंग प्रोसेस है वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस है। वो टेंडर बाहर निकालते हैं, जो कम प्राइस में ज़्यादा सुविधा देता है उनको ऑर्डर मिलता है, राइट। तो यहाँ पे अभी प्राइवेट प्लेयर्स को अगर कंपटीशन में टिकना है तो उसको अपनी प्राइस कम रखनी पड़ती है। प्राइस कम रखनी पड़ती है ताकि अगर प्राइस कम होगी, कम प्राइस में ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी, तभी परचेस होगा ना, वो तभी कस्टमर उसको परचेस करता है। तो अभी इसके लिए जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रख पा रहे हैं, राइट ना। तो अभी उनका इंटरेस्ट इसके अंदर बना रहे, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई हम आपको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी है और प्राइस भी कम रखनी है, सिंपल। तो यहाँ पे उन प्राइवेट प्लेयर्स को इंकरेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ये ग्रीन बॉन्ड इशू किया था गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें से 6,186 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 2023 के अंदर, बराबर ना। ओके, अगर मैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात करूँ तो वो एक फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच इज इशूड बाय द एनी सॉवरेन एंटिटी और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेशन। एक फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर ना। जो डिसाइड किया गया वो इंटरेस्ट आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, मार्केट रिस्क के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आर एक्सक्लूसिवली इम्प्लीमेंटेड टू द रेज द कैपिटल फॉर द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। और 2022-23 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया था कि भाई हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को इशू करेंगे, और 16,000 करोड़ के बॉन्ड रेज किए थे 2022-23 के अंदर, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस किए गए, किसको? टेलर स्विफ्ट को। उनके बारे में बात करते हैं। तो टाइम, द न्यूज़ मैगजीन विच इज़ बेस्ड इन द USA, हैज़ नेम्ड द अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर टेलर एलिसन स्विफ्ट as its 2023 Person of the Year and become the first person to be recognized for her achievements in the arts, बराबर ना। तो यहाँ पे टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? टेलर एलिसन स्विफ्ट, जो एक सिंगर और सॉन्ग राइटर है, और पहली बार किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज किया गया टाइम मैगजीन के द्वारा कि जो आर्ट्स फील्ड के अंदर है, बराबर ना। ओके, और विद दिस शी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू अपीयर ट्वाइस ऑन द पर्सन ऑफ द ईयर कवर सिंस द नॉमिनेशंस बिगेन इन 1927। ये पहली महिला है जो टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के अंदर 2 बार नॉमिनेट हुई, 2 बार सिलेक्ट हुई। प्रीवियसली वो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बनी थी 2017 के अंदर, और शी इज़ ऑल्सो द 4th इंडिविजुअल सिलेक्शन हु वॉज बॉर्न इन द लास्ट 50 ईयर्स, बराबर ना। तो 50 साल से कम उम्र वाली ये चौथी उम्मीदवार है जिनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का ये अवार्ड दिया गया है, बराबर ना। ओके, अगर मैं पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करूँ तो टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड हैज़ बीन पब्लिश सिंस 1927 टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन, अ ग्रुप, एन आइडिया, ऑब्जेक्ट दैट हैज़ डन द मोस्ट टू इन्फ्लुएंस द इवेंट्स ऑफ द ईयर। कि लास्ट ईयर जो पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप, आइडिया या तो फिर ऑब्जेक्ट ने सबसे ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, उन लोगों को ये पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है, बराबर ना। और 1999 तक ये अवार्ड मैन ऑफ द ईयर अवार्ड माना जाता था, क्योंकि सभी मेंस को ही दिया जाता था, बराबर ना। लेकिन 1999 से वुमेन को भी यहाँ पे ये अवार्ड मिलना शुरू हुआ। 2022 का जो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड था वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की को मिला था, ध्यान में रखना है। और इस बार टेलर स्विफ्ट को मिला है। अगर हम टेलर स्विफ्ट के बारे में बात करें तो शी वॉज बॉर्न ऑन December 13, 1989, USA के अंदर उनका बॉर्न हुआ। शी इज बिकम द यंगेस्ट आर्टिस्ट विच इज साइन बाय द सोनी ATV पब्लिशिंग हाउस एट द एज ऑफ 14, ध्यान में रखना है। और हर फर्स्ट लीड सिंगल टीम मैग्रो वॉज रिलीज इन जून 2006 एंड उसका जो सेल्फ टाइटल एल्बम था वो रिलीज़ हुआ 2006 के अंदर 24 अक्टूबर 2006। और उसके अलावा उनका जो नोटिसेबल वर्क है वो भी आपको ध्यान में रखना है। पेपर में स्टेटिक जीके पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। शेक इट ऑफ 2014 के अंदर उन्होंने ये सॉन्ग लिखा।
ब्लैंक स्पेस, बेड ब्लड, लुक व्हाट यू मेड मी डू, विलो, ऑल टू वेल, ये सब उनके नोटिसेबल वर्क है, ध्यान में रखना है। उनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। ग्रैमी अवार्ड उनको टोटल, शी हैज़ वॉन अ टोटल ऑफ 12 ग्रैमी अवार्ड फ्रॉम 52 नॉमिनेशंस, बराबर। तो 12 ग्रैमी अवार्ड उनको मिले हैं, ध्यान में रखना है, बराबर। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। ओके, और अगर मैं लियोनेल मेसी की बात करूँ, अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, नेम द टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? लियोनेल मेसी को मिला, बराबर। जो कैप्टन ऑफ अर्जेंटीना, जो 2022 के अंदर फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते, फीफा वर्ल्ड कप जीते, और उनको एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, बराबर ना, राइट। तो ये टेबल के अंदर 2023 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला टेलर स्विफ्ट, यूएसए से, सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। सीईओ ऑफ द ईयर सैम अल्टमैन, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, जो सीईओ और को फाउंडर है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो चैट जीपीटी जिससे डेवलप किया, वो कंपनी के सीईओ एंड को फाउंडर है। और एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी, प्रोफेशनल फुटबॉलर, फीफा वर्ल्ड कप जीता उन्होंने। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स न्यूएल, यूएसए से है, एक्टर और सिंगर है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और अगर मैं टाइम मैगजीन की बात करूँ तो सीईओ है जेसिका सीबले, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, और 1923 के अंदर उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, बराबर ना, ओके। हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया। आरबीआई क्या बोल रहा है कि स्टेट्स की जो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट है वो बिलो बजट एस्टिमेट है फॉर अ सेकेंड ईयर। और ये स्टेट्स की ग्रोस फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करते हैं, और टारगेट क्या रखा गया था और उनकी कंडीशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया इट्स एनुअल रिपोर्ट टाइटल स्टेट फाइनेंसेस, अ स्टडी ऑफ द बजट्स ऑफ 2023-24 अंडर द थीम रेवेन्यू डायनेमिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो ये रिपोर्ट का टाइटल था। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट अचीव इन द स्टेट फाइनेंसेस इन 2021-22 was sustained in 2022-23 with the combined states gross fiscal deficit stood at 2.8% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे बजट के अंदर एस्टिमेट लगाया गया था कि जो हर एक स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि उनका जो खर्चा और उनकी इनकम, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। अभी हम डेवलपिंग कंट्री है तो हमारा खर्चा ज़्यादा होगा और इनकम कम होगी। और यहाँ पे स्टेट लेवल पे एक ऐसा एस्टिमेट लगाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कि हर एक स्टेट का ऑन एन एवरेज जो फिस्कल डेफिसिट है ना वो 3.2% रहेगा उसकी जीडीपी का। लेकिन रिपोर्ट के अंदर क्या मालूम पड़ रहा है कि स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट है 2022-23 के अंदर, फाइनेंशियल 2023 के अंदर, वो 2.8% रहा है। मतलब इनकम भी बढ़ी है स्टेट्स की और खर्चा भी प्रूडेंस वे में हुआ है, बराबर ना, प्रूडेंट वे में हुआ है, समझदारी से खर्चा किया है स्टेट्स ने, ऐसा यहाँ पे साबित हो रहा है, राइट ना, ओके। और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 4%, और एस्टिमेट किया गया था कि 3.2% फिस्कल डेफिसिट रहेगा स्टेट्स का, और यहाँ पे कितना निकला 2.8%, बराबर, जो एक अच्छी बात है, ओके। Report provides the data on an analysis of the fiscal position of the state government in India during the 2021-22 and 2022-23, बराबर ना। और 2023-24 का यहाँ पे बजट एस्टिमेट है, लेकिन 2021-22 और 2022-23 का कंप्लीट इवोल्यूटेड डेटा है यहाँ पे, बराबर ना। दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन द डिवीजन ऑफ द स्टेट फाइनेंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च विच इज़ अंडर द आरबीआई। और उसके डायरेक्टर कौन है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए? मुनीश कपूर है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के, बराबर ना, ओके। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के की फिगर्स के बारे में बात करूं तो इन फाइनेंशियल 2024 स्टेट्स प्लान टू मेंटेन द प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट। ये प्रूडेंट हम बोलेंगे क्योंकि जो हमारा टारगेट था 3.2% फिस्कल डेफिसिट का, और आया कितना 2.8%, मतलब हमने प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट किया है, समझदारी पूर्वक खर्चा किया है, समझदारी पूर्वक इनकम जनरेट की है, बराबर। तो ये सस्टेन करने का यहाँ पे स्टेट्स का टारगेट है विथ अ बजटेड कंसोलिडेटेड ग्रॉस fiscal deficit at 3.1% of the GDP below the central government's
3.5% लिमिट, बराबर ना। तो 2024 के अंदर भी स्टेट्स का टारगेट क्या है कि जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो 3.1% रहे। 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि स्टेट का कितना रहेगा, 3.5% डेफिसिट रहेगा 2024 के अंदर, ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है। और स्टेट क्या टारगेट रख रही है कि वो कितना करेगी, 3.1% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट अचीव करने में कामयाब हो जाएगी, बराबर ना, राइट। कैपिटल आउटले तो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 42.6% इन फाइनेंशियल 2024 टू 2.9% ऑफ द जीडीपी, बराबर ना। 2023 के अंदर हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना क्यों कम रहा, क्योंकि हमने खर्चा कम किया है 2023 के अंदर, बराबर ना। अभी 2024 के अंदर कैपिटल आउटले 2023 के कंपैरिजन में 2024 के अंदर कितना होने की संभावना है, 42.6%, खर्चा बढ़ने की संभावना है। इसके लिए टारगेट भी देखो, डेफिसिट का टारगेट भी बढ़ा दिया है 3.1%, बराबर ना, ओके। स्टेट के जो टारगेट है टू रिड्यूस द टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू 27%, 27.6% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल 2024, अभी 31% 2020-21 के अंदर था सबसे मैक्सिमम, और उसके बाद 2022 के अंदर कितना हो गया, 30% जीडीपी हो गया। देखो ये क्या बोल रहा है कि जो स्टेट की जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है वो अभी कितनी है, 30% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी की कितनी है, टोटल स्टेट की जितनी भी जीडीपी है एक पर्टिकुलर स्टेट की, उसमें से 30% तो उसकी लायबिलिटी है, उसने बाहर से पैसा अरेंज किया है, जो रिड्यूस करके कितना करना है, 27.6% करना है, बराबर ना, ओके। तो कुछ टारगेट यहाँ पे स्टेट के द्वारा रखे गए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2024 के अंदर फिस्कल डेफिसिट स्टेट्स के द्वारा कितना टारगेट रखा गया है, 3.1%, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लिमिट सेट किया है, 3.5%। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज होने वाला है 2024 के अंदर, 42.6%। और स्टेट ने टारगेट रखा है कि उनकी जो लायबिलिटीज़ है वो रिड्यूस हो जाए 27.6% तक हो जाए जीडीपी के, जो अभी 30% है, बराबर ना, ओके। During the first half of financial 2024, states experienced a year-on-year increase in the consolidated gross fiscal deficits, which is driven by the lower growth in the revenue receipts and higher capital expenditure. कि जो 2023 का तो डेटा आया कि 2.8% ही फिस्कल डेफिसिट हुआ है, लेकिन 2024 के फर्स्ट हाफ के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, रेवेन्यू रिसीप्ट भी कम हुई है, इसके लिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो विथ इन रेवेन्यू रिसीप्ट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू स्लो हुआ है, ग्रांट कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू द सीसेशन ऑफ द जीएसटी कंपेंसेशन सेस, जीएसटी कंपेंसेशन सेस का जो सीसेशन हुआ उसका जो टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके लिए भी ग्रांट यहाँ पे कम आई है। States goods and service tax shows a robust growth of 19.7%, which is driven by the improved GST compliance in the economic activity. देखो अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करूँ तो टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू स्लो हुआ है, बराबर। जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी उसका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया, इसके लिए वहाँ से भी इनकम कम हुई है। लेकिन जो स्टेट जीएसटी है वो उसने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ दिखाया है, क्योंकि जीएसटी कंप्लायंस अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, इसके लिए जीएसटी के माध्यम से स्टेट्स का इनकम बहुत इंप्रूव हुआ है, बराबर ना, ओके। ओके और अगर मैं आरबीआई की बात करूं जिसने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है, तो उसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, डेप्यूटी गवर्नर है एस जानकी रमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, और उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। देखो क्या आरबीआई क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल 2023 के अंदर स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट 2.8% हुआ है उसके जीडीपी का, और एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस बार बढ़ेगा, क्योंकि इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम हो रही है, टैक्स और नॉन टैक्स कम हो रहा है, और लेकिन उसके सामने स्टेट को जीएसटी के माध्यम से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बराबर ना। और जीएसटी कंपेंसेशन सेज यहाँ पे अभी दूर हो गया, उसकी टाइम पीरियड खत्म हो गया, इसके लिए वहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल मिल रहा है, लेकिन स्टेट्स के जो जीएसटी कलेक्शन है बराबर वो बहुत ही इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि जीएसटी के अंदर जो कंप्लायंस के अंदर स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई उसके माध्यम से बहुत फ़ायदा हुआ है, राइट ना। तो ये कुछ फिजिकल कंडीशंस दिखाई गई है स्टेट्स की आरबीआई के द्वारा, बराबर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट में जो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली
यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएई के अंदर, जिसको हम बोलते हैं COP28। और इस इवेंट के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 नंबर की। कहाँ पे हुआ था? यूएई के अंदर, जिसको हम बोलते हैं यूएन यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करती ये एकमात्र इंटरनेशनल लेवल की एक मीटिंग है जो हर साल होती है, बराबर। और इस बार हुई थी यूएई के अंदर। ओके, इसके बारे में बात करें तो 28th edition of Conference of Parties of UN Framework Convention on Climate Change held in Dubai. The annual climate summit was held from 30th November to 12th December 2023। देखो, एक्चुअली एक फ्रेमवर्क साइन किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे यूएन की मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और इस फ्रेमवर्क के ऊपर कितना प्रोग्रेस हुआ है वो ट्रैक करने के लिए हर साल ये मीटिंग होती है, जिसको हम नाम देते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कौन से नंबर की है? 28 नंबर पे है, बराबर ना। और ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? दुबई यूएई के अंदर, राइट। ओके। और टोटल इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट हुआ था 70,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स, और नियरली 200 कंट्रीज से यहाँ पे सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना। तो ऑलमोस्ट सब वर्ल्ड की सभी कंट्रीज ने इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना। ओके ओके ओके। अगर हम ये COP28 के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 नंबर की जो मीटिंग हुई थी उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? सुल्तान अहमद अल जबर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है यूएई के, उनको COP28 के प्रेसिडेंट बनाया गया था। ध्यान में रखना है, सभी क्वेश्चंस स्टेटिक करंट अफेयर बन सकते हैं कि COP28 कहाँ पे आयोजित किया गया था, COP28 के प्रेसिडेंट कौन है, बराबर ना। ओके। और मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर इस मीटिंग को फोकस किया गया। टू फास्ट ट्रैक द एनर्जी ट्रांजिशन एंड रिड्यूस द एमिशन बिफोर द 2030, टू ट्रांसफॉर्म द क्लाइमेट फाइनेंस, टू ब्रिंग नेचर, पीपल, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स एट द सेंटर ऑफ द क्लाइमेट एक्शन, टू मोबिलाइज फॉर द मोस्ट इंक्लूसिव COP, बराबर ना। सबसे पहले कि हमको एनर्जी ट्रांजिशन को फास्ट ट्रैक मोड पे कन्वर्ट करना है। मतलब हम जो अभी ट्रेडिशनल कोल के माध्यम से, थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से कन्वर्ट कर देना है, राइट। क्लाइमेट फाइनेंस मतलब जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है उसको फाइनेंस करना है, उसके लिए फाइनेंस बढ़ाना है, उसके ऊपर फोकस करना है। और नेचर, पीपल, लाइव्स और लाइवलीहुड्स को फोकस में रख के क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करना है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के जो डिसीजंस होने चाहिए वो इंक्लूसिव होने चाहिए, मतलब वो गरीब लोगों के लिए भी सुखाकारी होना चाहिए, बराबर ना, राइट। तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ये इस मीटिंग के अंदर फोकस किया गया, राइट। ओके। As per the 18th annual report on the state of the global carbon budget 2023 by the Global Carbon Project, the global emissions of the fossil carbon dioxide will increase by 1.1% in 2023। ओके। तो इस इवेंट के अंदर एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा। रिपोर्ट का टाइटल क्या था? ग्लोबल कार्बन बजट 2023। और ये संस्था क्या बोल रही है कि CO2 जो फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से जो CO2 जनरेट हो रहा है ना, वो 2023 में 1.1% से इंक्रीज होगा, बराबर। और फॉसिल CO2 इंक्लूड्स एमिशन फ्रॉम द कंबशन एंड यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैस एंड सीमेंट प्रोडक्शन। तो फॉसिल CO2 का मतलब क्या हो गया कि जो CO2 कहाँ से एमिट हो रहा है? कंबशन के, इंटरनल कंबशन इंजिन्स जो व्हीकल्स के अंदर होते हैं उसके एमिशन से। और उसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स है लाइक कोल, ऑयल एंड गैस के एमिशन से, वहाँ से जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉसिल CO2। और इंडिया इज नाउ थर्ड लार्जेस्ट फॉसिल CO2 एमिटर इन द वर्ल्ड। ध्यान में रखना है, बराबर। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट फॉसिल CO2 एमिटर इन द वर्ल्ड, बराबर ना। ओके। और ये संस्था क्या बोल रही है? 2023 में 1.1% फॉसिल CO2 इंक्रीज होगा, राइट। ओके। टॉप 3 कंट्रीज ऑफ CO2 एमिशंस आर, सबसे ज़्यादा
जितना भी ग्लोबल टोटल CO2 एमिशन हो रहा है उसमें 31% किसका कंट्रीब्यूशन है, चाइना का। US का कितना कंट्रीब्यूशन है, 14%। और इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, 8% है। बराबर ध्यान में रखना है। ओके अगर मैं इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की बात करूं तो रिपोर्ट ने क्या रिवील किया कि रिमूवल फ्रॉम द लैंड यूज चेंज सच एज द डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन and human activities are projected to emit 40.9 billion tons of the CO2 in 2023। कि यहाँ पे कि डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन की वजह से जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है ना, बराबर वो कितना हुआ है, 40.9 बिलियन टन हुआ है 2023 के अंदर, राइट। और जितना भी CO2 एमिशन हो रहा है 90 उसमें से 90% है ना फॉसिल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। बराबर मतलब ये फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन के माध्यम से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम इस फॉसिल CO2 को कंट्रोल करेंगे तो हम बहुत सारा CO2 एमिशंस कंट्रोल कर सकते हैं। बराबर ना, ओके। उसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट डिक्लेयर्ड 2023 इज अ हॉटेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड। बराबर ना, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट रिलीज किया इसी इवेंट के दौरान कि ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि 1.4 डिग्री सेल्सियस 2023 में हायर हुआ है, टेम्परेचर हायर हुआ है किसके कंपैरिजन में, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स था 1850 से ले जो 1900 का जो टाइम पीरियड था उसके कंपैरिजन में। बराबर ना, राइट। तो जो 2016 के अंदर कितना रिकॉर्ड हुआ था, 1.29 डिग्री सेल्सियस जितना हायर टेम्परेचर हुआ था प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में, जो अभी 1.4 डिग्री हायर हो गया है 2023 के अंदर। बराबर ना, तो बहुत ही चिंताजनक बाबत है, राइट। और 2015 से लेकर 2023 है ना, 9 वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड है। बराबर ना, ये एक के बाद एक 2015 के बाद 2016 सबसे वार्मेस्ट हुआ, 2016 के बाद 2017, 2018 के बाद 19, 19 के बाद 20 और अभी 2022 के बाद 2023 अभी तक का सबसे वार्मेस्ट ईयर है। मतलब टेम्परेचर राइज को कंट्रोल करना है लेकिन टेम्परेचर राइज बढ़ता ही जा रहा है, ये रिपोर्ट ऐसा बोल रहा है। कौन सा रिपोर्ट, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बराबर ना, ओके ओके। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है कि इसी इवेंट के दौरान COP28 ने अप्रूव किया है लॉस एंड डैमेज फंड, कितने मिलियन का, $260 मिलियन का ये फंड अप्रूव किया गया है। अभी लॉस एंड डैमेज फंड क्या है कि अगर कोई वल्नरेबल कंट्री के अंदर कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई पूर आ जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से जो डैमेज होता है, उनके एनवायरनमेंट को जो डैमेज होता है, तो वो जो उनको जो खर्चा देने के लिए फंड बनाया गया है, ये फंड के अंदर सभी मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेगी। बराबर, वॉलेंटरीली और इनवॉलेंटरीली, एक कुछ पोर्शन होगा कंपलसरी, कुछ पोर्शन होगा वॉलेंटरी। बराबर ना, तो लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर जो सभी डेवलप कंट्रीज है, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज है, वो वल्नरेबल कंट्रीज जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हो रहा है या तो फिर नेचुरल कैलामिटी की वजह से जो नुकसान हो रहा है उनको कंपेंसेट करने के लिए फंड बनाया गया है, लॉस एंड डैमेज फंड। बराबर ना, COP28 के अंदर अप्रूव किया गया है, राइट, ओके। तो यहाँ पे रिच और डेवलप कंट्री यहाँ पे प्लेज कर रही है $260 मिलियन टू फंड द प्रोग्राम। बराबर ना, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी रिच और डेवलप कंट्री, किसके लिए, लीस्ट डेवलप कंट्री के लिए। बराबर ना, ओके। और इस फंड को एडमिनिस्टर कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा, ध्यान में रखना है, ओके। अगर मैं लॉस और डैमेज फंड की बात करूँ, इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल इनिशिएटिव विच इज कंपेंसेटिंग द नेशंस विच इज डिसप्रपोर्शनली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिसप्रपोर्शनली अफेक्ट हो रही है उस नेशन को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे इस फंड बनाया गया है कि रिच नेशंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशंस विच कंट्रीब्यूट टू द एड द वल्नरेबल कंट्रीज फेसिंग द सीवियर एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। बराबर ना, तो आपने देखा कि भाई दुनिया का जितना भी CO2 एमिशंस है वो उसमें 31% तो चाइना, 14% USA, मतलब जो ऐसे रिच नेशन है जिसकी वजह से एमिशंस क्रिएट हो रहा है और उसकी इफेक्ट वनरेबल कंट्रीज के ऊपर हो रही है, तो उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा रिच कंट्रीज को इस फंड के माध्यम से। बराबर ना, ओके ओके। उसके अलावा कुछ डिक्लेरेशन साइन हुए हैं, तो 134 कंट्रीज के द्वारा एमिरेट डिक्लेरेशन को साइन किया गया
किसके ऊपर है ये? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर, बराबर ना। तो टोटल 134 कंट्रीज विच प्रोड्यूस 70% ऑफ वर्ल्ड्स फूड साइन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैंडमार्क डिक्लेरेशन। द डिक्लेरेशन कमिटेड टू इंटीग्रेट द फूड इनटू देयर क्लाइमेट प्लान्स बाय 2025, बराबर ना। यहाँ पे कि जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये मीटिंग फोकस कर रही है, तो यहाँ पे जो कंट्रीज जो दुनिया का 70% फूड को प्रोड्यूस कर रही है, बराबर ना, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली फूड को प्रोड्यूस करें, सस्टेनेबल एक्शंस ले एग्रीकल्चर के ऊपर, ताकि ज़मीन का भी बहुत नुकसान ना हो, ज़मीन की जो फलद्रुपता है वो भी मेंटेन रहे और प्रोडक्शन भी बढ़ता रहे। तो ऐसे एक्शंस लेने के लिए यहाँ पे एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया गया है 134 कंट्रीज़ के द्वारा। और ये सब अपनी अपनी जो फूड प्रोड्यूस करने की जो प्रैक्टिस है उसमें सस्टेनेबल टेक्निक्स को इन्वॉल्व करेगा। कब तक? 2025 तक, बराबर ना। ऐसा उन्होंने कमिटमेंट किया है। ओके ओके चलो ओके। उसके अलावा एक और डिक्लेरेशन साइन हुआ है, COP28 डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ, विच इज साइन बाय द 123 कंट्रीज, बराबर ना। तो COP28 यूएई डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ, पहली बार क्लाइमेट और हेल्थ दोनों के ऊपर, दोनों को इंटीग्रेट करके एक डिक्लेरेशन साइन किया गया है टोटल 123 कंट्रीज के अंदर, बराबर ना। जहाँ पे इंडिया ने इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है, इसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, बराबर ना, राइट। यस, ये डिक्लेरेशन के अंदर क्या प्रपोजमेंट किया गया है कि इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट को प्रपोज किया गया है, किसके लिए? क्लाइमेट और हेल्थ के लिए। द फंड विल बी सपोर्टेड बाय द रॉकफेलर फाउंडेशन, ग्रीन क्लाइमेट फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ग्लोबल फंड। ओके, द डिक्लेरेशन डिमांडेड टू पुट कर्ब ऑन द ग्रीन हाउस गैस यूज फॉर कूलिंग इन द हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन के अंदर क्या बोला गया है कि अगर जो कोई ये डिक्लेरेशन को साइन करेगा, वहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर के अंदर जो कूलिंग के लिए हम जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन यूज़ हो रहा है ना, उस ग्रीन हाउस गैस एमिशन को आपको बैन करना है। कब करना है? मतलब आपको हेल्थ सेक्टर का जो कूलिंग है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, वहाँ से ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, बराबर ना। ऐसे एक्शंस आपको लेने हैं कंपल्सरीली। तो यहाँ पे 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इंडिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके ओके ओके। उसके अलावा एक ग्रुप बनाया गया है, सेंटर फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट, सेंटर फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट, अ पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेडक्वार्टर एट द मैंगलुरु, कर्नाटका, will be lead the international delegation at the COP28 meeting of the UN Framework Convention on the Climate Change in the Dubai. This is for the first ever time health took center stage in the history of the COP meetings, बराबर ना। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है सेंटर फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट group composed of the 7-member delegation of the experts from the South Asia, Africa and Iran to, to the blue zone of the high level meetings. It will be hold the discussion on the various issues such as the public health consequences of the climate change, just energy transition, fossil fuel reduction and food security concerns with the different stakeholders around the globe. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया गया है सेंटर फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट ग्रुप, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर, इंडिया के अंदर। और इस ग्रुप के अंदर जो साउथ एशिया, अफ्रीका और ईरान के कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जहाँ पे उन्होंने क्लाइमेट चेंज और हेल्थ को इंटीग्रेट करते हुए कुछ बातों को अपनी तरफ से यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे रखा है, बराबर ना। तो ये जस्ट ध्यान में रखना है। ओके ओके। और उसी मीटिंग के दौरान यूएई के द्वारा अनवेल किया गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट का मतलब क्या हो गया कि सोलर पावर प्लांट के एक ही प्लांट के माध्यम से 2 गीगावाट का पावर प्रोड्यूस हो रहा है, जो दुनिया का अभी तक का लार्जेस्ट सिंगल साइज सोलर पावर प्लांट है। कहाँ पे अनवील हो रहा है? यूएई के अंदर, ध्यान में रखना है, जो डिक्लेयर किया है यूएई के द्वारा COP28 की मीटिंग के दौरान, बराबर ना। तो एक ही सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 2 गीगावाट पावर प्रोड्यूस हो रहा है, जो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज की बात करूँ, 1992 के अंदर उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी के अंदर, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है मिस्टर साइमन स्टील, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके ओके। और अगर मैं पेरिस एग्रीमेंट की बात करूँ, तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जब COP21 की मीटिंग हुई थी पेरिस के अंदर। वहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्टिव है, एक्चुअली टारगेट ऐसा सेट किया गया है कि हमारा जो
टेम्परेचर है, वर्ल्ड लेवल पे जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना नहीं चाहिए। जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे मतलब 1850 से 1900 की साल में जो टेम्परेचर था वहाँ से 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। जो अभी कितना बढ़ चुका है, 1.4 बढ़ चुका है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। अभी उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, उसका अभी सेकंड पार्ट बाकी है जो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।